हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वीडियो। यानी चूंकि ये सारे सब्जेक्टों पर बेस्ड है कि हमें जो बोर्ड के एग्जाम है उसका प्रिपरेशन तो अच्छी तरीके से हम कर ही रहे होंगे और बहुत अच्छी हमारी तैयारी भी चल रही होगी। लेकिन जैसे अब मान लो जिनका पीसीएम स्ट्रीम है या फिर जिनका पीसीबी है या कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के वीडियो में कि कॉपी में हमें कैसे लिखना चाहिए, यानी कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखना चाहिए और कॉपी में लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। दूसरा मैं ये भी बताऊंगा, जैसे बच्चे तीन प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो बहुत मेधावी छात्र होते हैं, यानी पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, टॉपर्स होते हैं अपनी क्लास के। एक मीडियम बच्चा होता है, एवरेज नंबर लाता है, और एक स्लो लर्नर होता है। स्लो लर्नर मतलब कम नंबर लाता है, और एक ऐसा बच्चा भी होता है जिसके फेल होने के चांसेस होते हैं, यानी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता या कोई भी पेपर में बैक हो जाता। तो आज हम समझने वाले हैं कि एग्जाम में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए और कॉपी में भी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है कॉपी में भी आंसरों का वो कैसा होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, यानी लिखने का तरीका कैसा चाहिए, किस प्रश्न का किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखना चाहिए। तो ये सारी बातें हम करेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पूरा लिख कर आते हैं। सपोज करो केमिस्ट्री की बात करें, 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर में वो पूरा लिख के आया, यानी 65 प्लस या 70 नंबर का भी लिख के आया 70 मार्क्स का। अब उससे पूछा गया कि आपके नंबर कैसे आने चाहिए, तो कई बच्चे जिनका लिखने का तरीका ठीक नहीं है तो वो कह देते हैं 65 या 65 प्लस या 60 प्लस मार्क्स हमारे आने चाहिए, लेकिन उनके एग्जाम में आते 45 मार्क्स। यानी लिखने का तरीका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आंसर को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं करते, यानी कुछ भी लिखते हैं तो भी कहीं ना कहीं उनके नंबर अच्छे आ जाते। तो उनके लिखने का तरीका कैसा होता होगा, आज हम दो विषय पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास अगर हम मैथ साइंस वाले या बायो साइंस वाले, तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी ले लेता है, या फिर हम किसी भी स्ट्रीम की बात कर सकते हैं, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, या सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो। लिखने का तरीका यानी हमारा जो होना चाहिए उस पर हमारे मार्क्स डिपेंड करते हैं। सपोज करो यहां पर मैंने एक पेपर निकाला है। अब ये जो पेपर है केमिस्ट्री का पेपर है, थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे 2024 में ये पेपर आया होगा, तो पहले हमें पेपर का एनालिसिस करना है। जैसे यहां पर हमने देखा है कि टोटल कितने क्वेश्चन है, यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 20 क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन है टोटल 20 क्वेश्चनों पर ये पेपर बेस्ड है। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे लिखा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न हल करना है। चूंकि आप मेरी बात एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा। जैसे लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हमें पता होना चाहिए पेपर में क्या क्या है। तो 1 से लेके 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप 28 मार्क्स के। फिर क्या बोले हम, 6 से लेके 12 तक, यानी 6 to 12 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के। तो अगर हम ऐसे काउंट करें तो टोटल 7 क्वेश्चन हो रहे हैं। ध्यान दें आप, यहाँ पर 5 क्वेश्चन ये कवर कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन है 5, और यहाँ पर 7 क्वेश्चन ये है हमारे पास टोटल। फिर 13 to 16, यानी अगर हम बात करें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कितने क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन हमारे पास ये हो गए। और यहां पर हम बात करें 70 to 20, यानी 4 क्वेश्चन ये हो गए, ये कितने मार्क्स के 4 मार्क्स के। तो टोटल अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 4 4 8 और 7 15 और 15 और 5 20 क्वेश्चनों पर ये पेपर बेस्ड है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखने का तरीका होना चाहिए। जो अच्छा मेरिटोरियस बच्चा है, टॉपर बच्चा है, वो और अच्छे नंबर कैसे लाएगा, मीडियम वाला थोड़ा सा और कैसे इंक्रीज होगा, और जो कमजोर है उसके और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, और जिसके फेल होने की संभावना है वो कैसे पास होगा। इन सारे विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने लंबे समय तक बोर्ड की कॉपियां चेक करी हैं, और लगभग मुझे मतलब इतना एनालिसिस मैंने किया है कि बच्चे को क्या समझाना चाहिए, उसके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे जाए। सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में। आज मैं केमिस्ट्री को लेके बात कर रहा हूँ, आप ये सारे सब्जेक्ट में ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर केमिस्ट्री में देखा कि टोटल क्वेश्चन है
20। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब मैं आपको समझा रहा हूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 1 to 5 है। अब मैं बता दूं, जो पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसा कहा जाता है कि 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव वो लगभग सही करता है, यानी 26 और 27 मार्क्स उसके एग्जाम में निकाल लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में से। तो ये सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मेधावी छात्र के लिए, यानी टॉपर्स जो बच्चा है उसके लिए बात करना चाहूंगा कि अगर उसको लगता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव 99% सही है तो उसको शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों से करनी चाहिए। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लिखने का तरीका उस बच्चे का कैसा होना चाहिए। सपोज करो पहला क्वेश्चन लिखना है चूज द करेक्ट आंसर, यानी एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, तो उसको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर डालकर उसके आंसर को भी मेंशन करना है। जैसे उसने बोला फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है, अब सेकंड में क्या है, सपोज सेकंड में है कि सेकंड इनवर्स, तो उसको सेकंड नंबर डालकर सेकंड इनवर्स भी उसको लिखना है। यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया वन वर्ड में, तो उसको डायरेक्ट लिखना फर्स्ट का ये फर्स्ट में ही आएगा, सेकंड में ही आएगा। लेकिन मैच द कॉलम हो गया और उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर हो गए, इसमें उसको ऑप्शन लिखकर उसके आंसर भी लिखना है। कई बार बच्चे लिख देते जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया उसने और यहां पर लिख दिया आंसर में उसने लिख दिया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो उसका जो ABCD 4 ऑप्शन जो भी दिए या 1 2 3 है, तो उसने लिख दिया कि जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट है, तो हमें फर्स्ट लिखने के बाद उसके वहां पर आंसर को भी मेंशन करना है कि उसमें क्या है। जैसे सेकंड, मान लो चूज द करेक्ट आंसर में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अब उसने लिख दिया फोर्थ। अब फोर्थ में मान लो सपोज करो कि 96500, तो ये भी उसे मेंशन करना जरूरी है। तो पढ़ने वाला बच्चा हो या कमजोर बच्चा हो या किसी भी कैटेगरी का हो, तो हम कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो हमें उसके ऑप्शन के साथ उसके आंसर भी बताने हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 28 में से 26 27 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, यानी इतने तो उनको लगता है कि ये मेरे सही हैं। तो हमेशा ऐसे बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही अटेंड करना चाहिए। और जो कमजोर बच्चे हैं वो ज्यादातर 28 में से उनके 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं या 15 क्वेश्चन के आंसर सही हो सकते हैं, तो उसको कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए। उसको हमेशा पूरा पेपर पढ़ने के बाद उसको ये देखना चाहिए कि इसमें से मुझे कौन से क्वेश्चन अच्छी तरीके से बन पा रहे हैं, उस क्वेश्चन का नंबर डालकर उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी पर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी हम बात करेंगे, अभी हम केवल पेपर की बात कर रहे हैं। तो जो टॉपर बच्चा है उसको ऑब्जेक्टिव से ही शुरुआत करनी चाहिए। जब टीचर देखता है कि यार इस बच्चे के 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे और 28 मार्क्स में से उसने कितने सही निकाल लिए, यानी 27 निकाल लिया, 26 जितने भी निकाले 90% के ऊपर ऑब्जेक्टिव उसने सही निकाल लिए। अब वो बच्चा जब क्वेश्चन का आंसर लिखेगा तो उस बच्चे के बारे में बता रहा हूं, टॉपर्स को ऑब्जेक्टिव अटेंड करने के बाद उसको ऐसे क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करना है जिसके ऊपर उसकी कमांड बहुत अच्छी है। तो ऐसे 1 2 3 4 क्वेश्चनों को उसको वहां पर अपनी कॉपी पर मेंशन करना है। अब कॉपी में ऐसा कुछ नहीं कि पेपर में अपन आगे का क्वेश्चन लिख रहे हैं पीछे का, ये मायने नहीं रखता। उस बच्चे को जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहीं भी क्वेश्चन को मतलब सीक्वेंस मायने नहीं रखता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो लिख सकता है ऑब्जेक्टिव के बाद। लेकिन उसको कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिस पर उसकी कमांड बहुत अच्छी है, उसको लगता है कि मेरा आंसर 100% सही होगा, टीचर इसको नहीं काट पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के बाद उसे ऐसे 3 से 4 क्वेश्चनों के आंसर उसे लिखने चाहिए। अब जब टीचर ने ऑब्जेक्टिव चेक किए तो इम्प्रेस हो गया कि बच्चे के लगभग सारे ऑब्जेक्टिव सही हैं। आंसर चेक किया उसने, क्वेश्चन आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी उसने अटेम्प्ट किए, तो उसको लगा यार इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, यानी अब उसकी सोच बन गई बच्चा पढ़ने में अच्छा है। अब वो बच्चा कहीं ना कहीं उसके बाद ऐसे क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करता है जिसमें उसकी कमांड अच्छी नहीं थी, तो उस फ्लो में वो उसको अच्छे नंबर दे देता है कि उसका माइंड सेट रहता है कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा लिख रहा है। तो ये हमने बात करी टॉपर्स की, कॉपी लिखने की भी बात अभी हम करेंगे। अब जो मीडियम बच्चा है या जो कमजोर बच्चा है या जो स्लो लर्नर है या जो जिसके चांसेस है फेल होने के, उसको मैं बता रहा हूँ वो ऐसे क्वेश्चनों से, उनको ऑब्जेक्टिव से कभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए जिनको लगता है 28 में से मेरे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव ही सही है, क्योंकि बच्चे को पता चल जाता है कि कितने ऑब्जेक्टिव वो सही निकाल रहा है। उसको हमेशा पूरा पेपर पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चनों के आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें उसको लगता है मेरी 100% कमांड है
और मेरा ये आंसर मैं लिखूंगा तो टीचर नहीं काटेगा। हमेशा उसको उस क्वेश्चन के आंसर से ही शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे 2-3 क्वेश्चन उसको उस पेपर में आने ही चाहिए जिसके आंसर परफेक्ट हो, वहीं से शुरुआत करेगा तो टीचर को क्या लगेगा, यार ये बच्चा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा बच्चा है, यानी क्लास का टॉपर रहा होगा। उसके बाद उसे पूरे पेपर में ऐसा देखना है कि यार ये क्वेश्चन मैं आधा लिख पाऊंगा या पूरा 100% इसका आंसर मैं नहीं लिख पाऊंगा, थोड़ा बहुत भूलूंगा। तो 2-3 क्वेश्चन तो उसने बहुत अच्छे लगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसके के ऊपर उसकी कमांड 100% नहीं थी। तो उस फ्लो में भी टीचर कहीं ना कहीं उसकी पूरी मार्किंग करता है और कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी गलती उसको अवॉइड कर देता है। ये चीजें केवल जैसे मान लो न्यूमेरिकल्स हुआ, न्यूमेरिकल्स को आपको शुरू में नहीं लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वो आपका आंसर पकड़ लेगा कि इसने स्टेप वगैरह सही नहीं है, इसका आंसर भी सही नहीं है, फिर उसके बाद वो देखेगा अरे ये बच्चा गलत लिख रहा है, तो आपको वहां पर भी ध्यान रखना है। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हमेशा लास्ट में लिखना है, क्योंकि टीचर को ये दिमाग में आने लगता है कि यार पढ़ने वाला बच्चा था, 2-3 क्वेश्चन इसने सही लिखे, उसके बाद इसने कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चनों के आंसर टूटे फूटे लिखे, तो कहीं ना कहीं फिर वो पास होने के करीब होता है। फिर इस हिसाब से वो पूरी कॉपी तो देखता नहीं, चेक करता जाता, राइट मारता जाता, क्रॉस मारता जाता, फिर वो लास्ट में कॉपी में जब वो देखेगा कि अरे बच्चा कहीं फेल ना हो जाए, तो थोड़ा बहुत आंसर में भी वो मार्किंग करते जाता, और जब उसके ऑब्जेक्टिव आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 10-15 नंबर तो वैसे ही निकाल लेगा। ऐसे वो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर लेके आता है। तो ये तो हमने बात करी कि कॉपी में कैसे क्या लिखने का तरीका, मतलब क्वेश्चनों को कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चनों का कौन से बच्चे को ध्यान रखना है कि हमें कहाँ लिखना है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जैसे कॉपी की बात करते हैं कि कॉपी में उसको कैसे लिखना है। अब जैसे यहां पर हमारी कॉपी आ गई, तो अब बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि कॉपी के एक फ्रंट पेज होता है, तो फ्रंट पेज भी मैं आपको दिखा देता हूं किस टाइप का फ्रंट पेज होता है, कॉपी पर उसे कैसे लिखना है, बस वहां पर भी उसका कहीं ना कहीं खेल होता है थोड़ा सा। ये कॉपी का फ्रंट पेज रहेगा, किसी बच्चे की कॉपी होगी, यानी केमिस्ट्री की कॉपी होगी, ये फ्रंट पेज रहता है, ऊपर सब्जेक्ट वगैरह लिखे होते। यहाँ पर फ्रंट पेज में क्वेश्चन लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, जैसे यहां पर जैसे क्वेश्चन 1 है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो टीचर क्या करता है कि जैसे बच्चे ने मान लो पहला क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, अब कहीं भी लिखा उसने पहला क्वेश्चन कॉपी पे, मान लो पहला क्वेश्चन था चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब मान लो वो 5 नंबर के थे, 6 नंबर के थे, उसमें उसके टोटल 3 नंबर आए, तो टीचर क्या करेगा कि वो पहले क्वेश्चन में 3 नंबर यहां पर चढ़ा देगा उसके, ठीक है, 3 नंबर यहां पर चढ़ा देगा। अब मान लो दूसरे क्वेश्चन में, या मान लो उसके 11वें क्वेश्चन में जितने नंबर का था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 11वां क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहा होगा, तो 11वें क्वेश्चन में मान लो उसके 2 नंबर आए, तो उसने यहां चढ़ा दिया, यानी जो नंबर उसने उसको वहां पर दिए वो नंबर वो फ्रंट पेज पर भी टीचर चढ़ाता जाएगा। तो ये तो जो उसने क्वेश्चन करता जा रहा है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जो पढ़ने में कमजोर है या मीडियम है। अगर मान लो उसको पेपर में से मान लो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, अब 13 नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर का था, 13 नंबर का क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर का था। 13 नंबर के क्वेश्चन में उसे दोनों आ रहे हैं, यानी मेन आ रहा है और ऑप्शन वाला आ रहा है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन उसको आ रहे हैं, और 14 नंबर का क्वेश्चन उसको एक भी नहीं आ रहा है। तो उसे क्या करना है कि पहले 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर डाला, जैसे कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, ध्यान दें आप एक एक बात, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी है, इसलिए बातों का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको अपने माइंड में रखना है। जैसे मान लो ये कॉपी है, अब कॉपी पे लिखने का तरीका उसका क्या होना चाहिए, मैं सारे वर्ड मुझे पता है कि आपको क्या क्या बताना है, वो सारा विषय में ध्यान में रखूंगा। तो सबसे पहले जो कॉपी उसको मिलेगी, तो मैं बता रहा था कि फ्रंट पेज के पीछे से कभी आपको नहीं लिखना, उसके बाद एक पेज, क्योंकि फ्रंट पेज रहेगा उसके पीछे भी ब्लैंक पेज रहेगा या कुछ रूल्स वगैरह लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट पेज से हमें लिखना है। तो जैसे नेक्स्ट पेज ये है, तो हमेशा उस बच्चे को ऐसा स्केल से पहले लाइन खींच लेनी है,
उसका रीजन ये है कि ताकि थोड़ा सा कॉपी अच्छी लगेगी। दूसरा उसको ये करना है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा उसको लाइन खींच लेनी है, यानी बॉर्डर बनाना है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे बंडल बनते हैं तो कॉपी के पेज जो होते हैं किसी बच्चे के, क्योंकि बंडलों में कॉपी जाती है दूसरे सेंटर, हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कॉपी जा रही हो तो कॉपी जाती है, तो कभी कभार कॉपी का जो कॉर्नर का पेज है वो मुड़ जाता है, फट जाता है। अब उसने जो लिखा है वो वहां से हट गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एक छोटा सा बॉर्डर बनाना है, इतना बड़ा नहीं बनाना है। पता चला बीच में कुछ बचे ही नहीं, 2 वर्डों में लाइन कंप्लीट हो गई, थोड़ा सा, मतलब हमें उसके कॉर्नर तक नहीं लिखना है, इसको ध्यान रखना। तो इससे अच्छा बॉर्डर बना ले वो, तो 2-4-5 मिनट में ये काम कर ले। अब उसको क्या करना है, वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, मान लो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन या जो भी, तो जैसे उसने लिखा क्वेश्चन 1, तो यहाँ पर उसको लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, या हिंदी मीडियम वाला है तो वो ऐसा लिखेगा प्रश्न क्रमांक 1। क्या लिखेगा, प्रश्न क्रमांक 1, ऐसा उसने लिख दिया। थोड़ा सा कोई उसने एक स्टाइल में कुछ बना दिया ताकि कॉपी अट्रैक्टिव लगे। प्रश्न क्रमांक 1 लिखने के बाद उसको फिर यहां पर बताना है उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1, ठीक है। यहां पर भी उसने कुछ डिजाइन बना दिया, जैसे ये डिजाइन बना दिया, वही का वही अलग सा कुछ डिजाइन बना दिया। अब ये कभी भी उसको ध्यान रखना कि आपको यहां नहीं लिखना है कि प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है, और प्रश्न तो आपको लिखना ही नहीं है, और उत्तर क्रमांक 1। कभी कभार बच्चा यहाँ पर भी लिखता है, तो उसको ये गलती नहीं करनी, यहाँ नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ लिखता चला जाता है कौन सा आंसर, कौन सा क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ, किसका आंसर शुरू हुआ, टीचर उसको नहीं देख पा रहा है, या पहली नजर में उसकी नजर नहीं पड़ती, क्योंकि कॉपी बहुत फास्ट चेक करता है टीचर। तो हमेशा यहाँ पर, अब इंग्लिश मीडियम वाला कोई बच्चा है तो ऐसे लिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखा उसने, और यहाँ पर उसने साइन बना दिया। फिर उसी के बाद उसको जस्ट उसको नीचे लिखना है आंसर नंबर 1, ऐसे उसको डालना है। ये यहाँ पर कोई और डिजाइन बना दी। अब थोड़ी सी कॉपी उसकी अट्रैक्टिव लगने लगेगी, और जब वो आंसर लिखेगा तो हमेशा उसको एक लाइन छोड़नी है, यानी पहली लाइन छोड़ के लिखना है। सपोज करो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, अब उसको मान लो लिखना है कि कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई नेम रिएक्शन लिखना है उसको, तो उसने मान लो यहाँ पर लिख दिया वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ऐसा लिखा। अब जो लिखा उसने, जैसे क्वेश्चन मान लो कि वुड्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए, ऐसा दे दिया। तो वुड्स अभिक्रिया 2 हेडिंग आ गई, तो यहाँ पर उसने क्या किया, हेडिंग डाली और एरो खींचा, एरो बताता है कि वो बच्चा उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है। अब वो यहां से इसी लाइन से लिखना शुरू करेगा। जब दूसरी लाइन पे आएगा तो दूसरी लाइन में उसको इसके नीचे नहीं जाना है, यानी यहां से आगे लिखते जाना, और तीसरी लाइन में वो इसके नीचे से कवर करेगा ये लाइन, इसको आपको ध्यान रखना। अब मान लो जहां पर ये अभिक्रिया खत्म हो गई, उसके बाद आपको जहां पर वो आंसर खत्म हुआ वहीं पर उदाहरण नहीं लिखना, आपको लाइन चेंज करके फिर आपको लिखना है यहाँ पर एग्जाम्पल, उदाहरण, और यहाँ पर भी आपने ऐसा एक निशान बना दिया। चाहे तो जो आपने हेडिंग डाली उसको अंडरलाइन कर ले बच्चा, क्योंकि हर एक चीज क्लियर दिखनी चाहिए। बच्चे को लगता है कि वो जितना मिला जुला के गुचुड़ पुचुड़ लिखेगा टीचर उतना नहीं देख पाएगा, टीचर भैया सब देख लेता है उसने कहा कैसा लिखा है, इतना तो वो समझ में आता है। तो हमें लिखने का तरीका, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, ये ध्यान रखना। अब मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो कि एग्जाम में आ गया कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो हेडिंग डाली ओम का नियम क्या है, उसको लिखा। फिर हेडिंग डाली सूत्र की व्युत्पत्ति, उसने पूछा इकाई, तो इकाई हमने लिखी। तो ऐसे करके जितने भी उस आंसर में आपको लगता है ये हेडिंग है, 3 स्टेप है इस क्वेश्चन की, तो आपको हेडिंग वाइज बताना है, यानी हर हेडिंग में आपको जैसी आंसर कंप्लीट हुआ दूसरी हेडिंग, उसके बाद नेक्स्ट दूसरी हेडिंग, फिर दूसरी हेडिंग। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, अब इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको भी मैंने यही बता दिया, सेम इंस्ट्रक्शन उसको भी फॉलो करना है। यहां से उसको भी एक लाइन बनानी है, और यहां पर भी लिखने का तरीका उसका यही होना चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा। तो जैसे मान लो इसने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, तो उसने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ ऐसा उसने एक डिजाइन बना दिया ताकि टीचर की नजर उसके ऊपर तुरंत पड़ जाएगी। और उसको ये भी बताना है कि उसका आंसर नंबर लिखने वाला है,
कई बार बच्चा क्वेश्चन नंबर डाल के डायरेक्ट लिख देता है, तो टीचर को लगता है इसने क्वेश्चन ही उतारा, आंसर तो लिखा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर का उसका आंसर हम लिखने वाले। अब एक क्वेश्चन में याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छोड़ दें तो जो 6 क्वेश्चन से लेके, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक है, उसमें 2 मार्क्स के 7 है, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चन है। ऐसे करके टोटल कितने 15 क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया और दिया, तो अगर वो बच्चा और वाला क्वेश्चन कर रहा है तो उसे यहां पर मेंशन करना है कि वो और वाला क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है, ये ताकि टीचर को लगे कि हाँ उसने और वाला क्वेश्चन लिखा है। बाकी आपको ध्यान ही रखना है कि हेडिंग डालते हुए आपको उसके आंसर को डिस्प्ले करना है। अब दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो कमजोर बच्चों के लिए। अब उनको पूरे पेपर में से मान लो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसके दोनों क्वेश्चन उसको आ रहे थे, तो उसने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया उसने, उसका कोई क्वेश्चन का आंसर पहले लिख दिया। मान लो सपोज कर उसने और वाले का आंसर लिख दिया, तो टीचर क्या करेगा कि पहली बार में क्या करेगा, उसके आंसर यहां पर चढ़ा चुका होगा। जैसे हम इसकी बात करें, ये कॉपी है, तो जैसे यहां पर उसने आंसर लिखा तो टीचर क्या करेगा कि उसका आंसर यहां पर जैसे 13 नंबर का है, 4 नंबर का, तो 4 नंबर पा गया, टीचर ने यहां पर चढ़ा दिए। अब बच्चे ने फिर क्या किया, 13 नंबर के क्वेश्चन के बाद मान लो उसको कि 15वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, 17वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, उसने 13 के बाद 17वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर को लिखा 70 नंबर के। अब मान लो 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मान लो सपोज करो वो 4 नंबर का है, ठीक है, तो उसको 4 में से 3 नंबर मिल गए, यहां पर मिल गए, ठीक है। फिर उसको लग रहा था कि मान लो मुझे अब 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आने लगा, तो उसने 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो उसको मान लो 2 मार्क्स का था, तो उसको 2 नंबर मिल गए। अब ध्यान दें, अब उसको 14 नंबर, यानी 14 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें से एक भी क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है उस बच्चे को, लेकिन उसको 13 नंबर के दोनों क्वेश्चन आते थे। तो क्या करेगा, 13 एक बार तो अटेंड कर चुका, अब दूसरा क्वेश्चन वो ही नहीं लिखना उसको, दूसरा क्वेश्चन जो उसको आ रहा था लेकिन उसने उसका आंसर पहले मेंशन नहीं किया, अब उसको नंबर डालना है 14 नंबर। क्या डालना है उसको, 14 नंबर, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसको लिख देना है, क्योंकि और वाला तो लिख चुका था, और तो डाल चुका था, तो अब उसे कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट उसका आंसर लिखना। नंबर डालेगा 14 और आंसर लिखेगा 13 वाले का, क्योंकि टीचर को यह पता रहता है कि ये क्वेश्चन भी इस पेपर में है, तो बार बार पेज पलट के वो नहीं देखते। और चूंकि बच्चा फेल होने वाला होता है तो इसलिए कहीं ना कहीं जैसे उसने नंबर डाला 14 और उसके आंसर को मेंशन कर दिया, तो टीचर ने क्या किया, 14वें नंबर पर जाकर उसको 3 नंबर दे दिए। ऐसे मान लो उसको 3 नंबर दे दिए उसने। अब 3 नंबर दे दिए, अब क्या करेगा वो कि उसको पता है कि इसने इस क्वेश्चन का आंसर पहले नहीं लिखा, उसके माइंड में रहता है, तो उसने क्वेश्चन नंबर डाला 14 और 13वें नंबर का जो ऑप्शन का क्वेश्चन था उसका आंसर लिख दिया। तो ऐसे करके उसको उसके भी आंसर मिल गए। और अगर बाद में टीचर को लगता भी है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 13 के इसने दोनों क्वेश्चन अटेंड करे, यानी पहले तो 13 नंबर डाल के लीगल लिखा उसने और बाद में उसका ऑप्शन या मेन क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन नंबर डाल के उसने लिखा, तो टीचर भी कहीं ना कहीं सोचता है कि बच्चे ने आंसर सही लिखा और ये फेल होने वाला था, तो कम से कम आंसर लीगल लिखा, तो उसको नंबर देके वो आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे करके, और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने 13 क्वेश्चन, मैंने बोला कि 2 बार अब बच्चा भूल गया, तो उसने क्या किया, पहले 13 कर दिया और लिख दिया, और आगे 2-3 पेज बाद फिर उसने 13 नंबर डाल दिया और उसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्योंकि टीचर जैसे ही आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अब उसका आंसर गलत है या सही है, टीचर उसके नंबर दे चुका होगा। अगर उसमें 0 भी है तो उसने दे दिया कि 15वें नंबर के क्वेश्चन में 0 है। अब आपने 15वें नंबर का क्वेश्चन कोई आगे लिखा, उसका आंसर सही है, तो भी वो उसको काट देगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो नंबर दे देगा उसके 2-3, लेकिन जब वो पेज पे नंबर लिखने के लिए आएगा तो वो देखेगा बच्चे ने ऑलरेडी इसको अटेम्प्ट किया है और मैं इसको 0 दे चुका हूं। हाँ, आपको ये करना चाहिए था कि 16वें नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था और 15वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, तो उसका आंसर आपने 16वां नंबर डाल के उसके आंसर को मेंशन कर दिया। ऐसे करके आपको उसने क्वेश्चन दूसरा था लेकिन आपने नंबर दूसरा डाल के उसके पेपर के ही आंसर को आपको लिखना है, आपने उसको मेंशन कर दिया, तो ऐसे आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 13वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, और आपको मान लो 15वें नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है,
तो 13वें नंबर के क्वेश्चन में से एक को पहले सॉल्व कर दो और 2-3 क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चनों के आंसर लिखने के बाद फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो 16 है 17 है, कोई भी नहीं आ रहा है, तो नंबर डालो 16 और 17 और जो 13 का एक क्वेश्चन बच गया है उसके आंसर को वहां लिखो। तो 13 के नंबर तो वो दे चुका, उसके बाद 16 70 के नंबर उसने दिए नहीं क्योंकि आपने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, आपको आ नहीं रहा था, लेकिन आपने 13 का दूसरा क्वेश्चन का आंसर वहां लिख दिया, तो नंबर कहाँ चढ़ाएगा वो 17 या 18 जो भी आपने लिखा है वहां पर वो नंबर चढ़ाएगा। तो ऐसे करके जो कमजोर बच्चे हैं अगर उनको पूरे पेपर में से यानी 2-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और 7-8 ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर पा रहा है, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं कि जिनके उसको दोनों आ रहे हैं, मेन भी आ रहा है ऑप्शन वाले भी आ रहे हैं, तो मेन वाला लिखे वही नंबर डाल के और ऑप्शन वाले में किसी दूसरे क्वेश्चन का नंबर डालकर उसके आंसर को अगर लिखता है तो कहीं ना कहीं टीचर उसको नंबर दे देता है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे को ये सब नहीं करना, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा तो ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, उसकी कॉपी बहुत अच्छी तरीके से चेक होती है। अगर मान लो कोई पढ़ने वाला बच्चा है और 70 में से, ध्यान रखना भैया, अगर पढ़ने वाला कोई बच्चा है वो 70 में से 70 नंबर का पेपर 70 में से मान लो उसने 65 नंबर क्रॉस कर दिए, तो फिर उसकी कॉपी ऊपर के दो जो हेड होंगे वो चेक करेंगे, क्योंकि 90% मार्क्स अगर आते हैं तो जो वैल्यूअर है, एक तो जिसको बंडल दे दिया गया कि आप कॉपी चेक करो, तो उसने 90% के ऊपर नंबर उसके निकाल दिए, तो उसके बाद उसकी कॉपी को 2 और टीचर चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं इस बच्चा ऐसा नहीं कि टॉपर हो इस सब्जेक्ट का, तो उसमें छोटी मोटी गलती होती है तो उस गलती पर नंबर काटते हैं। तो ये टॉपर बच्चे ऐसा ना करें कि पता चल रहा कि उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा और फिर उसके आंसर को वो 13 के मान लो 2 बार लिख रहा है, एक तो पहले लिख दिया और दूसरा क्वेश्चन नंबर डाल के उसे बाद में लिख दिया, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, उसको ऐसी गलती नहीं करनी, उसको पूरा लीगल लिख रहा है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे को हमेशा क्वेश्चनों की शुरुआत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों से करनी चाहिए, और जो कमजोर बच्चा है उसको पेपर में उन क्वेश्चनों के आंसर लिखना चाहिए, भले चाहे वो 20वां हो 19वां हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उसको लगता है ये मुझे अच्छी तरीके से आते हैं। अब 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहे थे, उन 3 क्वेश्चनों के उसने आंसर लिख दिए। कॉपी पे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर को बिल्कुल सेंटर में डालना, आंसर नंबर डालना, और वाला लिखते हो तो और लिखना, मेन वाला लिख रहे हो तो उसमें मेन नहीं लिखना है हमें, और वाले में हमें बताना है कि और वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि टीचर कंफ्यूज रहता है थोड़ा सा। दूसरा, जो कमजोर बच्चा है मीडियम बच्चा, उसको हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों से शुरुआत नहीं करनी है, उसको हमेशा उन क्वेश्चनों से करनी है, भले चाहे वो 2 नंबर का हो 3 नंबर का हो या 4 नंबर का हो, जिसके ऊपर उसकी कमांड सबसे अच्छी है। अब 3 क्वेश्चनों के आंसर उसने अच्छे लिख दिए, अब चौथे क्वेश्चन का आंसर उसे वो लिखना है जिसको लगता था 50-50% है, 50% में सही लिख पाऊंगा 50% नहीं लिख पाऊंगा, तो उसने उस क्वेश्चन का आंसर लिखा। तो टीचर कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार ये बच्चा पढ़ने में अच्छा था, इसने गलती कर दी, तो कहीं ना कहीं वो मार्किंग अच्छी करता है। तो फिर जब उसको लगता है अब इसने आंसर क्वेश्चनों के आंसर गलत लिखने लगा, तो उसके माइंड में आ जाता है कि यार शुरू में तो क्वेश्चन के आंसर इसने सही लिखे, बाद में इसने गलत लिखे, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा नंबर बढ़ा के दे जाता है, उसको मेंटेलिटी उसकी होने लगती है यार कहीं फेल ना हो जाए, तो नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर में भी उसको नंबर दे देता है, और बाद में उसके ऑब्जेक्टिव अगर 5, 6, 10, 15 जितने भी सही है, तो ऐसे नंबर मिला के वो बच्चा 35, 40, 45 मार्क्स क्रॉस कर जाता है। तो मीडियम बच्चा हो या स्लो लर्नर हो, कमजोर हो बिल्कुल या फेल होने वाला हो, ये तरीका अगर आप लिखने का बताते हैं अपनाते हैं तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप उसको लिख पाएंगे। और ये आप जो मैंने बताया है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की कॉपी तो सारे टीचर चेक कर नहीं रहे, एक ही सब्जेक्ट, जैसे बोला केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला तो आपकी हिंदी की कॉपी चेक करेगा नहीं, इंग्लिश की चेक करेगा नहीं, हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी यानी जो तरीका आप अपना रहे हो ये हर सब्जेक्ट में आप अपना रहे हो, तो हर टीचर यही सोचेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कॉपी चेक करने का तरीका वैसे ही होता है सारे टीचरों का, अच्छा लिखा है और अच्छे से हमने उसको आंसर दिखाया है, यानी कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो कहीं ना कहीं हमारी झांकी अच्छी बैठती है, उसको लगता नहीं यार पढ़ने वाला बच्चा है। तो जो टॉपर होता है उसके नंबर अच्छे आते क्योंकि उसने 28 में से 28 ऑब्जेक्टिव के आंसर सही निकाल लिए, अब वो जो भी आंसर लिखता जाएगा टीचर को लगेगा यार बहुत अच्छा लिखा है इसने। कमजोर बच्चे को लगता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छे नहीं है, तो हमेशा क्वेश्चनों के आंसर से उसको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं
चूंकि अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुए हैं या होने वाले, तो एक ट्राई आप उसमें मार सकते हैं, लेकिन किसी को ये बताना नहीं, किसी दूसरे बच्चे को अपना रहस्य नहीं बताना कि यार मैंने एक वीडियो देखा था उसमें सर ने ऐसा बताया था, लिखने का तरीका ऐसा नीचे। आप पहले पेपर में जो मैंने बताया है वीडियो को 1-2 बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मुझे आपको बताने थे, कॉपी में कैसे लिखना, पेपर में क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। फिर पढ़ने वाला बच्चा, मीडियम बच्चा, कमजोर बच्चा, फेल होने वाला, तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो को बहुत ही सेंसिटिवली सुनना है मेरी बातों को। और जो समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, या आप कहोगे कि सर दोबारा वीडियो बना दीजिए इसका, तो मैं दोबारा इसका वीडियो बना दूंगा। तो किसी टीचर से शेयर नहीं करना, किसी दोस्त से शेयर नहीं करना, और एक आपको आपके प्री बोर्ड पर इसको अप्लाई करते हुए लिखना है, और फिर आपको देखना है कि इसके जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो मेरे अनुसार आए या लगता है कि नहीं, टीचर ने किस तरीके से कॉपी चेक करी, तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जहां बोर्ड में आपका 50%, 60% बनने वाला था, वहां 5%, 10% और इंक्रीज हो जाएगा। और टॉपर वाले बच्चों को तो मैं बता चुका, क्योंकि वो 99% पेपर सॉल्व करता है, लेकिन लिखने का तरीका उसका ऑब्जेक्टिव से ही होना चाहिए। और मीडियम बच्चे और कमजोर बच्चे का तरीका हमेशा क्वेश्चन के आंसरों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर शुरू सेंटर पर डालें, आंसर नंबर डालें, एक लाइन छोड़कर लिखें। जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हुआ फिर एक लाइन छोड़े, फिर अगला क्वेश्चन डालें, वो भी सेंटर में लिखें। क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर लिखना जरूरी है। क्वेश्चन अगर हेडिंगों में है, 3 स्टेप पे पूछिए किसे कहते हैं, कितने प्रकार का उदाहरण दीजिए, तो आपको किसे कहते हैं वो बताया, उसकी हेडिंग डाली, उसके प्रकार लिखे, उसको बताया, उदाहरण अलग अलग लाइन से आपको अलग अलग उसके हेडिंग डालकर आपको उसको मेंशन करना है। तो टीचर को समझ में भी आता है कि इसने कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा, और वो सारी स्टेप आपने लिखी कि नहीं लिखी। कभी कभार ये भी होता है, ध्यान दें, एक कमजोर बच्चे ने 2-3 आंसर अच्छे लिख दिए। अब मान लो उसको ये बताना है कि सपोज करो उसको ये बताना है कि लवण सेतु क्या है, उदाहरण दीजिए, या लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए, इसके कार्य बताइए। तो अब उसने हेडिंग डाल दी लवण सेतु। ध्यान से सुनना, अब लवण सेतु के बारे में उसको कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन 2-3 क्वेश्चनों के आंसर वो अच्छे लिख चुका। तो जैसे टीचर ने देखा लवण सेतु और 1-2 लाइनें उसने कुछ भी लिखी गलत सलत, तो कभी कभार क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। टीचर ने देखा लवण सेतु, वायर इसने हेडिंग डाल रखी, उसने पढ़ा नहीं, उसको आंसर दे दिए, या 2 में से 1 नंबर दे दिया, उसका काम बन गया। अब उसने यहाँ पर लिखा कार्य, तो उसको पता था कि 3 कार्य है, अलग से हेडिंग डाली, पहला पॉइंट डाला, थोड़ा गलत सलत लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा लिखा, मान लो उसमें से एक भी पॉइंट सही नहीं है, तो टीचर को लगता वायर इसने बहुत अच्छा लिखा, हेडिंग देखकर ही वो प्रभावित हो गया, उसने आपको सीधे 2 नंबर दे दिए। थोड़ा बहुत उसने हल्का पुल्का पढ़ा, लगाया सही लिखा होगा। तो इससे ये भी फायदा होता है, हेडिंग पर बेस्ड अगर हमारे आंसर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, और टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि यार इस बच्चे ने आंसर बहुत लिखा है, मतलब बहुत अच्छा लिखा है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि हमारा लिखने का तरीका कॉपी पर कैसा होना चाहिए, यानी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, और किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखना चाहिए, और जो बच्चे की कैटेगरी है, यानी टॉपर बच्चा, मीडियम बच्चा, स्लो लर्नर और फेल होने वाला, इन चारों को मैंने बताते हुए लिखा कि किस क्वेश्चनों को लिखने का तरीका, और सब कुछ बताया है कि कौन से क्वेश्चन के आपको दोनों, कोई क्वेश्चन नंबर उसके दोनों आंसर आ रहे हैं और एक है तो उसके नहीं आ रहे, तो आपको कहाँ लिखना है, यानी उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए कॉपी पे। ये सारा ध्यान में रखते हुए अगर आप बोर्ड की कॉपी में लिखते हैं तो नॉर्मल परसेंटेज जो आपका बनने वाला था उससे 5 से 10% इंक्रीज आपका होगा ही, और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।